हरियाणा का 23वां जिला आसी बनने पर जिला आसी में पहला जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आज 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने जिला आसी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह व राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया व परेड की सलामी ली व संबोधित किया। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आसी से, राजकीय महाविद्यालय जिला आसी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम आप देख रहे हो हरियाणा जागरण टीवी चैनल पर। और इस प्रकार से देश की आन मान शान तिरंगे को फहराया गया है और अब परेड का वांदा आज्ञा करते उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने प्रभाव के अनुरूप, अपनी वचन प्रतिबद्धता के अनुरूप फांसी को सेना बनाने का जो मार्ग उपनिषद का वो सूत्र संरक्षण संरक्षण तालियां बजाइए आप इनके लिए। गंगा तो निकालो यारो, अरे कौन कहता है कि आज इन परेड की टुकड़ियों का देखा है, उनका निरीक्षण किया है और अपने सामित्य से उनको ऊर्जा दी है। आसी के गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में यहाँ उपस्थित मान्यवर श्री विनोद भुसाना जी, विधायक हांसी जिला के सभी हमारे अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों व पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्रभक्तों, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही महान दिन है। आज ही के दिन 76 साल पहले हमारे देश में गणतंत्र का नया सूर्य उदय हुआ था और हमें दुनिया के सबसे गणतंत्र के नागरिक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। 1000 साल तक की गुलामी, इसको समाप्त करने के लिए हजारों लाखों व्यक्तियों ने बड़े बड़े संघर्षों के बाद हमें आजादी दिलवाई थी। आज का ये गणतंत्र दिवस आजादी के आंदोलनों की अनेकों यादें इससे जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी अमर जवानों, वीरों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों ने हमें आजादी का ये संकल्प बलिदानों से हमें आजादी का यह बहुमूल्य उपहार ये दिया है। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात, सुबह शाम, हर मौसम और हर हाल में देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से डटे रहते हैं।
और देश की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा कर रहे हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भी 16 दिसंबर 2025 को झांसी में आयोजित विकास रैली में झांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद झांसी हरियाणा के 23वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस दिन के लिए झांसी के लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। 193 साल बाद ये गौरव झांसी को प्राप्त हुआ है। हमको जानकारी होनी चाहिए, सन 1832 से पहले झांसी एक जिला था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने 1832 को इस जिले को भंग किया था। 193 साल के बाद ये गौरव हमको प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद होगा कि 6 सितंबर 2023 को जब मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो मैंने स्वयं यहां आकर के ये घोषणा की थी, यदि हरियाणा का 23वां जिला कोई बनेगा तो सबसे पहले झांसी बनेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने इस घोषणा को सिरे चढ़ाया है। साथियों, आज मुझे इस नए जिले में झांसी में सबसे पहला जिला स्तरीय कार्यक्रम ध्वजारोहण करते हुए बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। मुझे खुशी है कि जिला बनने के बाद इस पहले गणतंत्र दिवस पर आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, झांसी का सपना अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। वीरों की भूमि और कभी हिंदुस्तान की दहलीज के रूप में विख्यात झांसी में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान कई महान लोगों ने यहाँ बलिदान दिए हैं। झांसी का गौरवशाली इतिहास तो रहा ही है। आज झांसी को अपना अधिकार मिला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि झांसी का भविष्य ये भी बहुत उज्जवल रहने वाला है। भाइयों बहनों, आपको जानकारी होगी कि जब 1857 का संग्राम हुआ था, उस संग्राम में झांसी के लोगों ने बहुत यातनाएं सही थी। यहाँ के लाला हुक्मचंद कानून को अंग्रेज शासकों ने उनके मकान के सामने ही फांसी के फंदे पर लटका दिया था। आसपास रोहनात और आसपास के गांव की शहादत को हम भुला नहीं सकते। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों ने नरसंहार आज भी यहाँ साक्षी है, जिनको ऐसे लोगों को गिरडी के नीचे कुचला दिया था और उस सड़क का नाम लाल सड़क इसीलिए पड़ा था। झांसी का अपना गौरवशाली इतिहास इस बात से भी इंगित है कि सम्राट हर्ष के समय झांसी सतलुज प्रांत की राजधानी थी। हम लोगों ने आजादी प्राप्त होने के बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान को और 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। गणतंत्र घोषित होने के बाद देश ने लोकतंत्र प्राप्त किया और ये ऐसा लोकतंत्र जिस लोकतंत्र में सामान्य आदमी को भी किसी भी ऊंचे स्थान पर जाने का रास्ता उज्जवल हुआ है। ये भारत देश का गणतंत्र और लोकतंत्र का परिणाम है कि गरीब आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब आदमी भी, मेरे जैसे व्यक्ति को जो एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, छोटे गांव में पढ़ाई हुई, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला। आज के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बहुत एक छोटे गांव के किसान के बेटे, उनको भी मुख्यमंत्री का होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। मित्रों, देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगा कि इन 565 रियासतों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो भारत के संविधान के अंतर आकर के राजनीतिक रूप से एकता का प्रमाण दें और सभी भारत के संविधान को अंगीकार करें। हमको ये भी पता होगा कि उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर 564 रियासतों ने भारतीय संविधान अपनाने के लिए तैयार हुए
और एक प्रकार की राजनीतिक एकता, विविधताएं हैं। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पूजा पद्धति, सब ये अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी हमारे संविधान ने हमको ऐसी व्यवस्था दी कि आज हम हर दृष्टि से विविधता में भी एकता को बनाए हुए हैं। हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं, इस प्रकार की ये भावना हमारे बीच में है। ये सब हमारे संविधान को बड़ी सूझबूझ से तैयार करने के बाद संभव हुआ है। इसी एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के समय देखा गया, जब गत 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर का ध्वजारोहण किया। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का अवसर हम सबके लिए ये सोचने का भी दिन है कि हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में क्या कुछ किया है, कहां तक सफलता हासिल की है, ये विचार करने का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में हम आजादी के उन्हीं वीरों के सपनों का भारत बनाने और दृढ़ता से आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं। आज भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल है। हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को भी उनकी करने की सजा दी है। आज भारत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई नए जीएसटी जैसे सुधार भी लागू किए हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी के रूप में एक परिवर्तनकारी कदम भी उठाया है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस विकास यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र देश का 1.34% है और जनसंख्या का भी 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ आज देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। आज स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आता है। विश्व की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में 300 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस आज हरियाणा के गुरुग्राम में हैं। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं तो बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। हमने उन व्यवस्थाओं को भी अपने इस 11 सालों के कार्यकाल में देश में और प्रदेश में दोनों जगह बदली हैं। आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। जनता से वोट लेने के समय झूठे वादे किए जाते थे, जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन पिछले 11 साल में
चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर कभी नहीं हुआ है। हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास भटकती नहीं रहेगी। 2014 में सत्ता प्राप्ति के बाद सुशासन दिवस के अवसर पर हमने घोषणा की थी कि हमारा प्रदेश सुशासित ढंग से चलेगा। हमने सीएम विंडो की घोषणा की थी। आज तक 13 लाख एप्लीकेशन उस सीएम विंडो के माध्यम से हरियाणा सरकार को प्राप्त हुई, जिसमें लगभग 12 लाख से ऊपर ऐसी उन सब प्रार्थना पत्रों पर, एप्लीकेशन के ऊपर और सुचारू ढंग से काम हुआ। हमने जनता को कहा कि आप घर बैठे अपना काम करिए, सरकार का काम हमारे जिम्मे छोड़िए, हम आपको घर बैठे सुविधा देंगे। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया और देश के सामने एक मिसाल कायम की कि जिस हरियाणा को बेटी मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, आज वही हरियाणा बेटी बचाने वाला प्रदेश कहा गया। बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत उसी प्रकार से की गई जैसे घर में बेटों के बारे में की जाती है। भाई बहनों, पिछले 11 सालों में प्रदेश की जनता को लटकाने और भटकाने वाली व्यवस्थाओं से हमने मुक्ति दिलाई है। हमने भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो देश को खोखला कर रहा था, प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर भी कड़ी चोट की है। ई गवर्नेंस का ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं दी है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ घर बैठे लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, योग्यता को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था, लेकिन हमने आकर हरियाणा में इस विषय को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हल किया। बिना पर्ची बिना खर्ची 2 लाख से ऊपर और नौजवानों को, नवयुवतियों को हमने हरियाणा में नौकरी दी है। आज हमारे यहाँ की ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें, अंत्योदय अभियान, इसकी चर्चा पूरे देश में और ये हो रही है। हमने नए हरियाणा की तस्वीर की व्यवस्था की है। किसी भी राज्य की प्रगति का पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। हमने कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया, पुलिस में भर्ती भी की। हमारे यहाँ विकास और जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं के लिए उनके विरुद्ध होने वाले अपराध, उनको रोकने के लिए हर जिले में महिला थाने ये हरियाणा ने खोल करके एक नई मिसाल और ये कायम की है। इसी तरह गत 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी इनको गिरफ्तार किए हैं। इन ऑपरेशनों में से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ से अधिक की मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है। युवा साथियों, आप प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। आपको सरकारी नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन नौकरियों के साथ साथ केवल नौकरी नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा का भी हमने काम किया है। सरकार ने कानून बनाकर हरियाणा कौशल विकास निगम इसकी व्यवस्था की है और इसके अंतर्गत भी 1,14,000 युवाओं को कौशल शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके उनकी नौकरी, पक्की नौकरी की गारंटी दी है। साथियों, डंकी रूट से हरियाणा के बहुत युवक विदेशों की राह पकड़ रहे थे, लेकिन ये खतरनाक रास्ता जो हमारे गांव के लोगों को विशेष तौर पता नहीं था, लेकिन वर्षों बाद जब उन्हें उनको ध्यान कराया तो ध्यान में आया ऐसे अपने बालकों को वो जैसे डंकी रूट से भेजते थे, खतरे से खाली नहीं थे। हमने उसमें भी अब हरियाणा में एक अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बना करके और ऐसे युवकों को ट्रेनिंग दी है, कौशल दिया है, उनको पासपोर्ट और वीजा दिलाने की व्यवस्था की है
और आज आधिकारिक तौर पर ऐसे जवान विदेशों में जो जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोला है। भाइयों बहनों, हरियाणा की आत्मा हमारे गांव में, हमारे खेतों में बसती है। हमने किसान के हित के लिए सरकार की नीतियों को, केंद्र की नीतियों को केंद्र में रखा और सदैव किसानों के हित में काम किए। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है किसानों के लाभ के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल हमने बनाया है और जिसका लाभ किसानों को मिला है। किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का और ये प्रावधान हमने किया है। यह भी हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार का काम किया है। किसान भाइयों के पसीने का सम्मान ये हमने किया है। 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके पास भेजे हैं। जब किसानों की फसल का खरीद का पैसा बिक्री रसीद से कटने के 48 घंटे के अंदर उनके खाते में जमा करा दिया जाता है। प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती है तो मुआवजे के रूप में भी उसको तुरंत पैसा दिया जाता है, उसको भटकना नहीं पड़ता। मित्रों, मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षति पूर्ति पोर्टल बनाया गया। पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपया और ये दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। किसानों को नकली खाद, बीज, कीटनाशक बेचने और बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून बनाया है। इस बार हरियाणा के किसान को कहीं भी खाद की, बीज की दिक्कत नहीं आने दी है, बल्कि जो ब्लैकमेल में खाद होता था उसको बचा करके केंद्र सरकार के भी लगभग 550 करोड़ रुपए बचा करके और हमने केंद्र को दिए हैं। डिजिटल तकनीक से खेती को बदल दिया है। हरियाणा के हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को भी अपनाया है। देश की आजादी से लेकर एक लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो बहुत की गई, नारे बहुत लगाए गए, गरीबी हटाओ के नारे देकर और सत्ता पर काबिज भी लोगों ने किया, लेकिन वास्तविक लाभ उनको कभी नहीं पहुंच पाया है। हमारी सरकार ने उस परिपाटी को बदला है। गरीबों को उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वो योजनाएं धरातल पर उतरें, उस योजना का लाभ गरीब तक पहुंचे। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके और हर परिवार को सीधा लाभ उनके घर तक पहुंचे, एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस पोर्टल के माध्यम से की गई है। सामाजिक न्याय की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले की प्राचीर से और शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं। एक मित्रों, 2015 से 2025 समाप्त हुआ है। इन 11 वर्षों के अंदर देश में स्वच्छता के अभियान को जो भी सफलता मिली है उसमें न केवल अपने देश का नागरिक बल्कि दुनिया के लोग भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने कम समय में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश में सफाई का जो अभियान चलाया वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मित्रों, स्वच्छता की सेवा के मंत्र पर चलते हुए गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस व 2,582 तरल कचरा प्रबंधन योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश से कहा था स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं बल्कि ये हमारा संस्कार और स्वभाव होना चाहिए। मित्रों, सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए भी हमने हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
इसका गठन किया है। सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा और गरिमा की गारंटी दी है। सफाई कर्मियों की उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए और सीवरेज में काम करते समय मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के समेत बढ़ाकर 3,200 रुपया मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। जालू योजना के तहत 55,000 से अधिक परिवारों को 2,098 करोड़ रुपए की राशि की आर्थिक सहायता ये भी दी जा चुकी है। किसी भी परिवार का कमाने वाला व्यक्ति यदि इसके किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख रुपया बिना मांगे तुरंत दे दिया जाता है, उसको भेजा जाता है। साथियों, बीमारी हारी में अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, इसलिए ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। हमने घोषणा की हरियाणा में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। आज प्रदेश के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और अन्य जिलों में भी उनके काम को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित हुई है। और मैं हांसी के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले समय में हांसी जिला में भी एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोला जाएगा। खेलों का जिक्र भाइयों बहनों होते ही हरियाणा का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी में खेल बसता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 मेडलों में से 5 मेडल हरियाणा के युवाओं ने, युवतियों ने जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया विजन को साकार करने आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, इस योजना के अंतर्गत दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 8,64,000 बहन बेटियों को 441 करोड़ रुपए की राशि ये दी जा चुकी है। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए अब तक 2,34,000 महिलाओं को लखपति दीदी ये बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी के कार्यक्रम के अंतर्गत भी 100 बहनों को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उनको ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, रोजगार का बड़ा साधन भी है। प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में उद्योग लगाने की शुरुआत की है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो। IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट भी ये बनने जा रहा है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,92,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं तथा 49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। साथियों, अनुमान है कि 2050 तक देश की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहेगी। और चूंकि मोदी जी ने मुझे शहरी विकास मंत्री और पावर डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया है, तो इसलिए इस रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का शहरी भारत केवल कंक्रीट का जंगल नहीं, वह सुविधा, स्वच्छता और संवेदनशीलता का प्रतीक बन रहा है। हमने शहरों को बेहतर बनाने और उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर और सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार ने 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है ताकि वहां रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं ये मिल सके।
और अमृत 2.0 के माध्यम से प्रदेश के 30 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंच गया है। 1,69,00,000 परिवारों को सीवरेज और स्वच्छता की सुविधा दी है। 3255 पार्क बने हैं जिनमें शहरों को सांस लेने की जगह मिली है। 721 जलाशयों का पुनर्द्धार भी किया गया है। साथियों, हर घर के सिर पर छत हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और सपना है। इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हरियाणा में 1,56,000 मकान इनकी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। इसके साथ गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का यह कानून बनाया है। आज हमारे शहर दुनिया के किसी भी आधुनिक शहर की बराबरी करने को तैयार हैं। हमने शहरों में मेट्रो का प्रचलन किया है। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज मेट्रो के नाते हमारा देश दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत है। और ये भी जानकारी दे रहा हूं कि आने वाले 2 साल के बाद हम अमेरिका के नेटवर्क को भी पार कर जाएंगे और हम चाइना के बाद दूसरे देश के रूप में और मेट्रो में उभर करके आएंगे। मेट्रो हमारे यहाँ हरियाणा के भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के शहर भी शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी सुगम बनाने के साथ साथ हरियाणा के विकास को भी बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश के विकास की नींव उस देश के संसाधन और ऊर्जा होती है। बिजली विभाग होता है। देश का विकास शरीर है तो उसकी धड़कन बिजली ऊर्जा ये है। बिजली के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में जो अभूतपूर्व प्रगति है वह वास्तव में हमारे विकास की दर को दर्शाता है। हम उन राज्यों में शामिल हैं जहां गांव में 24 घंटे बिजली ये दी जाती है। 11 वर्ष पहले गांव में, शहर में जगह जगह जो कट लगते थे वो समाप्त हो गए हैं और हमने जो इन 11 वर्षों में बिजली का जो कंपनियों का घाटा है उसको समाप्त किया है। प्रदेश का जो 34% AT&C लॉसेज होता था आज वो मात्र 11% रह गया है और गुजरात के बाद हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी सरकारी कंपनियां वो लाभ में आ गई हैं। हम A++ की रैंकिंग में आ गए हैं। आज विशेष रूप से सोलर पावर में ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घर घर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत और 3 किलोवाट तक के कनेक्शन ये दिए जा रहे हैं। किसानों को खेतों में मुफ्त बिजली पहुंचे इसके लिए कुसुम प्लस ऐसी योजनाओं की ये शुरुआत की गई है। साथियों, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी हमारे यहाँ गोरखपुर में और ये बन रहा है। बहुत जल्दी तैयार होने पर इसकी बिजली भी हरियाणा के साथ साथ देश भर में मिलेगी। इन 11 वर्षों में आम आदमी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया गया है। आज देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो और बहुत जल्दी हम ये दावा भी करेंगे कि दूर दराज चाहे पहाड़ हो चाहे वन क्षेत्र हो, कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां पर या तो बिजली कनेक्शन या PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कनेक्शन उनको न प्राप्त हो। इसलिए हर व्यक्ति को सहज बिजली मिल जाए, इसके लिए सौभाग्य नाम की ये योजना भी बनाई गई है, चलाई गई है। साथियों, हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। सड़कों का जाल, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे प्रदेश की सड़कें हो, एक जाल बिछाया गया है। हम 152D की जानकारी हमको है कि अंबाला से लेकर और कोटपुतली तक एक सीधा रास्ता हरियाणा के बीचों बीच ये हमारे सफर को भी सुगम करता है। हांसी से सीधी जयपुर जाने वाली सड़क वाया भिवानी नारनौल ये भी हमको बहुत ही कम समय में दूरी तय करने में सहयोगी है।
हांसी से रोहतक की नई रेलवे लाइन वो भी इसी समय में बिछाई गई है, जिससे हांसी का सीधा दिल्ली से रेलवे नेटवर्क पर ये जुड़ाव हुआ है। परिणाम स्वरूप हांसी रेलवे स्टेशन को जंक्शन का ये दर्जा भी मिला है। दिल्ली से कटरा की सड़क जो हरियाणा के बीचों बीच होकर जाती है, बहुत सुगम रास्ता ये भी बनाया गया है। भाई बहनों, प्रधानमंत्री जी द्वारा नई नई योजनाएं ये शुरू की जा रही हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली और हरियाणा का जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे एयरपोर्ट तक सीधा रास्ता, चाहे उत्तर हरियाणा हो अथवा पश्चिम हरियाणा हो, इनको बहुत लाभ हुआ है। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क ये भी शामिल किए गए हैं। आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, इसकी चर्चा न करूं तो बातचीत अधूरी रहेगी। इसका लाभ हम हांसी वासियों को बहुत मिलेगा। अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं और बीते कल हिसार से नांदेड़ तक भी अब एक स्पेशल फ्लाइट ये भेजी गई है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का भी साक्षी रहा है, जिसमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और लक्षित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता दूर की है। राष्ट्र का संकल्प दृढ़ हो, नेतृत्व स्पष्ट हो और नीति नियत निष्कलंक हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथियों, हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्षों का अधिक का सफर तय कर लिया है। जिस गति से हम पिछले 11 वर्षों में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में केवल योजनाएं नहीं बदली, भारत में काम करने की संस्कृति भी बदली है। कामचोर लोगों को छुट्टी हुई है। कर्तव्य भावना से काम करने वाले कर्मयोगियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गणतंत्र की इस यात्रा में हम गुलामी की उस मानसिकता को भी समाप्त कर रहे हैं, जिसे नियमों के नाम पर बनाए रखा गया है। आपको ध्यान में होगा कि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राज भोगने के लिए नहीं, राज कर्तव्य करने के लिए ये हमको याद दिलाता है। सरकारी दफ्तर भी, उनके नाम भी अब कर्तव्य भवन के नाम से ये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय सत्ता का केंद्र कहलाने की जगह सेवा तीर्थ ये कहलाने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता रूप में अपने गणतंत्र को न केवल सार्थक कर रहा है बल्कि अपनी संप्रभुता और एकात्म को भी मजबूत कर रहा है। आज भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पुनः हांसी की धरती से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ बधाई और शुभकामना देता हूं। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और पुनीत राष्ट्रीय ध्वज में भी हैं, ऊंचाइयों पे और बुलंदी पे और ऊंचा ले जाने का संदेश और संकेत करते हुए जिसके संयम, त्याग और तपस्या शौर्य और साहस का रंग है, इसमें सुचिता का संदेश देता हुआ और हरा संपन्नता का, प्रसन्नता का और खुशहाली का ये 3 रंग मिलकर तिरंगा बनाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ये तिरंगे गुब्बारे और और आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए ये देख रहे हैं और ये 3 रंग के गुब्बारे
जो हमारे पावर पुनीत राष्ट्रीय ध्वज में भी हैं, ऊंचाइयों पे और बुलंदी पे और ऊंचा ले जाने का संदेश संकेत करते हुए ये केसरिया रंग त्याग और तपस्या केवल और साहस का रंग है। इसमें सुचिता का संदेश देता हुआ और हरा संपन्नता का, प्रसन्नता का और खुशहाली का ये तीन रंग जब मिलकर एक तिरंगा बनाते हैं तो निश्चित रूप से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जहाँ जहाँ से भी ये टुकड़ियां गुजरे आप उनका अभिवादन जोरदार तालियों के माध्यम से कीजिएगा। और मैं आग्रह कर रहा हूँ विद्युत एवं शहरी आवासन मंत्री महोदय मान्यवर श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री महोदय से कृपया इन टुकड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए आप सैल्यूट के लिए मंच पर सबसे आगे ओवरऑल कमांड करते हुए डीएसपी सिद्धार्थ, जैसे कि आपके प्रयास रहे हैं LLB और LLM के ये विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े लिखे पुलिस के बारे में आपकी कल्पना रही है। और उसके आगे पहली टुकड़ी आ रही है डिस्ट्रिक्ट पुलिस झांसी मेल प्लाटून नंबर 1 PSI कपिल के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाइएगा। और इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं PSI सिद्धार्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस झांसी की मेल टुकड़ी प्लाटून नंबर 2 और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही नायाब नमूना डिस्ट्रिक्ट लेडी पुलिस झांसी PSI सुलोचना के नेतृत्व में मंच के सामने से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन करते हुए हरियाणा होमगार्ड के जवान समय समय पर निष्काम भाव से अपनी सेवाएं देते हुए प्लाटून कमांडर रमेश कुमार के नेतृत्व में उसके बाद आ रहा है 11 हरियाणा बटालियन NCC सीनियर डिवीजन आर्मी विंग कैडेट गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की प्रतिभाएं अंडर ऑफिसर पूजा के नेतृत्व में उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। 11 हरियाणा जूनियर डिवीजन आर्मी विंग SD महिला SD मॉडल स्कूल के प्रतिभाएं सार्जेंट आशीष के नेतृत्व में और 3 हरियाणा गर्ल्स की ये बटालियन अब मंच के सामने से गुजरती हुई हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशी सार्जेंट खुशी के नेतृत्व में और ये समय समय पर अपने सेवाओं से आह्लादित करने वाले हिंदुस्तान स्काउट CDS गर्ल्स इंटरनेशनल मॉडल स्कूल के मुढ़ाल की ये प्रतिभाएं ज्योति के नेतृत्व में बात गदगद है, बात पसंद है कि आज जिनके मुखारबिंद से घोषणा हुई थी कि हांसी जब भी जिला बनेगा 23वां जिला जब भी घोषित होगा तो हांसी ही होगा। और कमाल की बात देखिए कितना संयोग है, वही बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल इसी प्रांगण में खड़े होकर के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और वर्तमान हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे हद दिल अजीज श्रीमान मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी। और आज सबके चेहरे प्रफुल्लित हैं, सबके चेहरे बड़े खुशी से गदगद हो गए हैं कि आज जिला हांसी का ये पहला कार्यक्रम ग्रुप फोटो हो रहा है। बेटा आप सभी बैठे रहे, कोई नहीं जाएगा, सबके लिए प्राइजेस की व्यवस्था है, सबके लिए। माननीय उपायुक्त महोदय हमारे बीच रहेंगे, ऑनरेबल ADGP साहब के राव जी हमारे बीच है और तमाम अधिकारीगण माननीय अमित हर्षवर्धन जी IPS पुलिस अधीक्षक को भी सम्मानित करने का यहाँ पर कार्य होगा। और तमाम प्रतिभागी, ये कितने ही गौरव के पल हैं कि आज तक किसी भी मुख्य अतिथि ने इतनी बड़ी प्राइजेस की घोषणा नहीं की थी। भाई कमाल है, बहुत आभारी है, बहुत आभारी। सभी बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। माननीय विधायक महोदय श्रीमान विनोद भाणा जी का संघर्ष आज रंग लेकर के आ रहा है कि है उन सब के लिए जो है बहुत ही फक्र का विषय है कि आज हम सब कितने आभारी हैं, कितने धन्यवादी हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 10 वर्ष तक जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की सत्ता संभाली है, एक ईमानदारी और त्याग के जो मिसाल प्रतिमूर्ति रहे हैं। गला भर आता है जब इनकी ईमानदारी की मिसाल और त्याग की मिसाल हम सुनते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान मनोहर लाल जी हम सबके बीच अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं और चेहरे की मुस्कुराहट से लग रहा है कि सर आज यहाँ से गदगद होकर के जा रहे हैं। काम कर लो, फिर नंबर देता हूँ आपको।
तीन झांकियां निकाली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाना साहब। आपका संघर्ष आज रंग ले आया है, आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है। जिस प्रकार से सूर्य की धूप खिली है उसी प्रकार से आज चेहरे की चमक आपके नजर आ रही है। और हम बहुत आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को पूरा राष्ट्र ध्वज को अपनी सलामी दी है कि अपने हर कदम के नीचे एहसास के कदम के नीचे को कुछ गलियां सुनी हुई थी, इसलिए कदम उठाकर चलते हैं हम। कफन का श्रृंगार किया था कुछ कार्यों ने, इसीलिए आजादी की लहरों पे मचते हैं हम। मेरी भावनाओं के साथ तमाम प्लाटून से आज तीन झांकियां आज यहाँ पर निकाली गई है, प्रथम द्वितीय तृतीय के तौर पर। और प्रथम जो पुरस्कार जाता है, पहला पुरस्कार शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा, खुद एक लेक्चरर हूँ और शिक्षा विभाग से हूँ, इसलिए बहुत बहुत आभार सर। और द्वितीय स्थान जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर वेलफेयर डिपार्टमेंट। सेकंड प्राइज गोज टू हासी। सर आप भी पीछे जाए सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। झांकियों की प्रस्तुति